हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हमारा चल रहा है और आज पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा थर्ड केस होगा। इससे पहले दो केस में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो आज के केस में हम केस थर्ड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक केस मैं आपको एक लेक्चर में कंप्लीट करा रहा हूं। तो चलिए आज के केस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा थर्ड केस है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, उसमें क्या होता है, उसमें q के प्लेस पर x की पावर n होता है, यानी कि एक पॉलिनोमियल होती है। और यहां पर ध्यान रखना, जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अब ये q है क्या? q जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कैलकुलेट होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में से की राइट हैंड साइड से कैलकुलेट होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो चलिए, यहां पर हमें q पता चल गया, x की पावर n है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/fd x की पावर n। और यहां पर जो ये fd है, ये क्या है? fd है ना, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो y का कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है? fd होता है। अब यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, जरा पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करना। बस ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेक आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम fd। देखिए, ये जो fd है, ये जो फंक्शन है d का, इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म को आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं fd इज इक्वल टू, मान लीजिए fd की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिखा है 2d स्क्वायर प्लस 4d एंड प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे आप, ये यहां fd के प्लेस पर ये लिखा है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे। अब इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है? 3 है। इस 3 को आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आप इस 3 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो देखिए आपके पास क्या बचेगा। देखिए 3 कॉमन लिया आपने, यहां पर 3 है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 2/3, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर अगर आप कोई टर्म को कॉमन ले रहे हैं और वो वहां पर कॉमन नहीं है तो आप उस टर्म से उसको डिवाइड कर दो। तो 2/3d स्क्वायर प्लस 4/3d एंड प्लस 1, ये आपके पास बचेगा। बात समझ में आ गई? और ये जो 1 है, इसको आप पहले लिखेंगे और इसको आप बाद में लिखेंगे। इतना आप करेंगे, चाहे ये कहीं पर भी लिखा हो, 1 चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन इसको लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, चलिए जब आप ऐसा करेंगे तो देखो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी। टेक आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम fd टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉलोइंग फॉर्म। कॉमन लेते ही आपके पास इन चार में से कोई एक फॉर्म आ जाएगी। इन चारों में से कोई एक फॉर्म आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी? अब उसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जो fd है ये डिनोमिनेटर में लिखा है। जब आप इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर या तो -1 आएगी या -2 आएगी। वो डिपेंड करेगा कि नीचे जो फंक्शन था ये, इसकी होल पावर 1 है या इसकी होल पावर 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉमन लेंगे और इसको उठा के नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, इसको fd को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको इन चारों में से कोई एक फॉर्म देखने को मिलेगी। क्या होगी ये चार फॉर्म? या तो 1 + φd होगा। φd क्या होगा? d का फंक्शन। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास इतना इतना पार्ट है, इसको हम यहां पर φd कहेंगे। तो देखो हो गया ना, 1 + φd, इसको आगे लिख देंगे, 1 को पीछे लिख देंगे। तो 1 + φd की फॉर्म में मिलेगा आपको। और जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, या फिर 1 - φd की फॉर्म में मिलेगा, पावर -1। और क्या हो सकता है? 1 + φd होगा, उसकी पावर -2, या फिर 1 - φd और उसकी होल पावर -2। यानी कि आपको इन चारों में से कोई एक फॉर्म मिलेगी 100%। जितने भी इस केस के क्वेश्चन है, सभी केस में इन चारों में से कोई एक फॉर्म बनेगी ही बनेगी। अब यहां पर मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि ठीक है सर, ये एक फॉर्म बन जाएगी, लेकिन अब इसके बाद करेंगे क्या? भाई हमें कॉमन ले लिया, हमने कॉमन लेने के बाद इन चारों में से एक फॉर्म आ गई। अब इसके बाद करना क्या है? तो देखिए इसके बाद करना क्या है,
अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इनको देख के आपको बाइनोमियल थ्योरम जरूर याद आ रही होगी। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n। अगर आप इसको ध्यान से देखें, कंपेयर करें, तो देखो यहां पर n की वैल्यू -1 है और इधर n की वैल्यू -2 है। यहां पर x है और यहां पर x की जगह फाई डी लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप कंपेयर करें तो एक ही जैसी चीजें हैं। इसका मतलब जब आपको चारों में से इनमें से कोई एक फॉर्म मिल जाएगी तो आप इसमें लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, है ना, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स 1 में भी हमने कई जगह पर अप्लाई की थी और बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, काफी जगह इसका यूज आता है। तो चलिए देखिए बाइनोमियल थ्योरम को हम यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार और कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने यहां पर लिखी हुई है क्योंकि आपको इसका यूज करना। नाउ अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। जब आपको चार में से कोई एक फॉर्म मिल जाएगी उसके बाद आप बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम लिखी हुई है। देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड प्लस डैश डैश डैश। और इसको याद करना बहुत आसान है। देखो पावर बढ़ती जा रही है, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है, और n क्या हो रहा है, देखो यहाँ n है, यहाँ n इंटू एन माइनस 1 हो गया, यहाँ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 हो गया। तो इसको याद करना बहुत आसान है और ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काफी जगह पर यूज करना पड़ता है। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर केस थर्ड के, तो हम बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। तो हम अपनी कैलकुलेशन वर्क को कम करने के लिए इस बाइनोमियल थ्योरम को उन चारों फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिन चारों फॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमारे पास तो देखो चार ही फॉर्म आएंगी, या तो ये आएगी या ये आएगी या फिर ये आएगी या ये आएगी। तो हम इसको इन्हीं चारों फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे कन्वर्ट होगी। देखिए सबसे पहली फॉर्म 1 प्लस एक्स की होल पावर -1। देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस फाइव डी था ना, फाइव डी की जगह x लिख दिया हमने और पावर हो गई -1। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। देखो अब इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो क्या हुआ, क्या है, n की जगह -1 आ गया, तो यहां पर जहां जहां n है वहां पर -1 रख देंगे। तो देखो -1 रख के आपको मिलेगा क्या, 1। अब देखो यहाँ n है, n की जगह -1 रखूंगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर इस वाले में -1 रखूं तो -1 n की जगह पर -1 इंटू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। इसको जरा सिंप्लीफाई करो। देखो ये -1 -2 हो जाएगा, तो -1 इंटू -2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आ गया। कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 आई तो 1 इंटू प्लस 1x स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहां पर n की जगह -1 रखो। जब आप n की जगह -1 रखोगे और कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरी वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हमारी आने वाली है -x³। उसके बाद भी अगर आप आगे देखो, अब पैटर्न पता चल गया, चल क्या रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इवन वाली टर्म जिसकी पावर इवन होगी वो प्लस में आएगी और जिसकी पावर ऑड होगी वो टर्म माइनस में आएगी। तो अगली टर्म प्लस में आएगी x की पावर 4, ठीक है ना, और उसके बाद फिर माइनस में ये ऐसे ही चलते जाएगा, डैश 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 डैश। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का पैटर्न क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो वैसे नेक्स्ट टर्म आएगी वो माइनस में आएगी, ध्यान रखना। x की पावर 5 है, अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूं यहाँ पर क्या आएगी, x की पावर 5। इसको सीधे मैं डैश डैश कर देता हूं आगे, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड। देखो अगर आप देखो यहां पर क्या 1 माइनस एक्स की फॉर्म आएगी, तो 1 माइनस एक्स। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये बाइनोमियल थ्योरम इस फॉर्म में अप्लाई नहीं करनी, आप सीधे इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में पहले यहां सब जगह n की जगह जैसे मैं पुट करके अभी बता रहा हूं ना वैसे ही करना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट इन रिजल्ट्स को याद रखें।
ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखो n की जगह -1 रखो और x की जगह -x रखो। जब आप ऐसा करेंगे ना तो यहां पर सारे साइन प्लस आ जाएंगे, यानी कि ये आएगा 1 + x² प्लस x³ प्लस x⁴, 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस ये ऐसे ही चलते जाएगा डैश डैश डैश, ठीक है ना, ऐसे ही चलते जाएगा डैश डैश डैश। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, थर्ड क्या है, 1 + x⁴ तो देखो यहां पर क्या बनेगा, 1 + x⁴ और ये हमारा आ जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान से समझेंगे, 1 + x⁴ देखो होगा क्या, एक्चुअल में इसी के जैसे टर्म आएंगे, लेकिन यहां पर बस इतना अंतर और आ जाएगा कि यहां पर 1 है, यहां पर इसके साथ 2 आएगा, इसके साथ 3 आएगा, इसके साथ 4 आएगा, इसके साथ 5 आएगा। तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, 1 - 2x प्लस 3x² - 4x³ प्लस 4x²। तो इस तरह से ये हमारा आगे चलते जाएगा डैश डैश डैश। तो समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई। फोर्थ को देखो जरा ध्यान से, फोर्थ क्या हो जाएगा, 1 - x⁻²। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, यहां जरा ध्यान से देखना, 1 - x⁻²। इसमें क्या होगा, बिल्कुल इसी के जैसा आएगा, सारे प्लस हो जाएंगे। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस 4x⁴ एंड प्लस डैश डैश डैश। तो ये इस तरीके से आप इन चारों को याद रखेंगे। देखो ये चारों याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन में n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की जगह पर कभी कभी आपको -x पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप इनको यूज करें, इससे गलती भी नहीं होगी, क्वेश्चन भी जल्दी होगा, ठीक है ना। चलिए तो इनको अप्लाई करेंगे हम सभी क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास जो है बायनोमियल थ्योरम के मेन फॉर्मूले हैं जो हमें यहां पर अप्लाई करने हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो क्या पूछा है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। केवल पीआई पूछा है, सीएफ नहीं पूछा है ना, केवल पीआई पूछा, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला। अगर सॉल्व करने के लिए बोला होता तो सीएफ भी निकालते, पीआई भी निकालते। और देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस जब हम पढ़ रहे हैं तो आज हमारा केस थर्ड है। केस थर्ड में आपका केस सीएफ भी रिवाइज हो जाएगा, आपका केस 1 भी रिवाइज हो जाएगा, आपका केस 2 भी रिवाइज हो जाएगा। यानी कि इससे पहले आपने जितना पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, जितना भी पढ़ा है पूरा इस केस में भी आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन क्या है, d2y, तो पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं, d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, इसको पहले डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसको लेफ्ट साइड को डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, d² प्लस d² प्लस dy इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4। ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करना, जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमें यहां पर क्योंकि CF निकालना नहीं है, केवल PI निकालना है, तो मैं यहां पर सीधे PI का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, PI तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन FD होता है। देखो ये है FD, तो 1 अपॉन d² प्लस d² प्लस d, ये FD है हमारा। और ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये हमारा आ गया फंक्शन। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं आगे, देखिए क्या करना है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ये हमारा FD आ गया, तो पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना था, टेक आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन
फ्रॉम एफडी, एफडी में से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म है डी, डी को कॉमन ले लीजिए। तो डी को जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, डी कॉमन आ गया, अंदर बचा डी प्लस 1, और मैं डी प्लस 1 को 1 प्लस डी लिख सकता हूं। देखिए 1 को मैं हमेशा पहले लिखूंगा, तो ये डी प्लस 1 है, लेकिन मैंने 1 प्लस डी लिख दिया, क्योंकि डी प्लस 1 और 1 प्लस डी में कोई अंतर नहीं है। और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए कॉमन ले लिया आपने। अब कॉमन लेने के बाद जो आपके पास फैक्टर बचा है, इस फैक्टर को ऊपर लेके जाना है। कहां ले जाना है, ऊपर। तो चलिए इस फैक्टर को ऊपर लेके चलते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, डी तो नीचे ही रहेगा ये वाला, 1 प्लस डी ऊपर जाएगा, 1 प्लस डी, और ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। देखो डी तो नीचे ही रहा, डी क्या रहा, नीचे, ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन डी, और ये डी प्लस 1, 1 प्लस डी ऊपर चला गया, तो 1 प्लस डी की होल पावर -1, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, हमें करना क्या है इसके बाद। देखो 1 प्लस डी की पावर -1 बन गई हमारे पास फॉर्म, ये वाली फॉर्म बन गई, 1 प्लस 5d की पावर -5d की वैल्यू कितनी है, d, ठीक है ना। और तो 1 प्लस डी की होल पावर -1, इसका मतलब ये हुआ, देखो जो हमने फॉर्मूले अभी अभी लिखे 4, इन 4 में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, ये लगेगा। देखो x के प्लेस पे d आ रहा है, वहां पर x के प्लेस पे क्या आ रहा है, d, यानी कि ये फॉर्मूला लग जाएगा, और जहां जहां x है वहां वहां d आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले को लगाते हैं और जहां जहां x है वहां वहां d लिख देते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, जरा ध्यान से समझेंगे इसको, 1 अपॉन डी, यहां पर देखो कितना आएगा, इसको ओपन करेंगे, 1 माइनस डी, देखो प्लस वाले में माइनस आएगा, प्लस डी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। देखो मैंने 2 तक ही क्यों लिखा, जबकि मैंने फॉर्मूले में 4 डिग्री तक लिख रखा था, यहां 4 तक लिख रखा था, वहां मैंने 2 तक लिखा है। रीजन क्या है, देखिए समझिए रीजन को ध्यान से। देखो एक्चुअली डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। भाई डी बाई डी एक्स की जगह तो हम डी पुट करते हैं, तो इस डी का मतलब डिफरेंशिएशन है ना। तो देखो क्या होगा, यहां पर अगर आप देखें, ये जो पॉलिनोमियल लिखी है इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब देखो अगर आप 1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, अगर आप 2x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर को 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू तभी मिलेगी जब ये मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हो, इससे ज्यादा में हमें कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो देखो एक डी का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, और अगर मैं यहाँ पर डी क्यूब लिख दूंगा तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। और देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन अगर आप किसी भी टर्म का करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब आगे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये सीरीज को कहां तक लिखना है, इस सीरीज को लिखने का पता चलेगा यहां से। बात समझ में आ रही है। देखो अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसको 2 तक ही लिखिए, अगर इसकी पावर 3 आ रही होती तो मैं इसको 3 तक लिखता, यहां पर अगर 4 पावर आ रही होती तो मैं इसको 4 तक लिखता। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, 0 आ जाएगी वैल्यू। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से जरा, अब यहां पर देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा कितना आएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी। देखो अब क्या करना है, ये जो हमारा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस डी के साथ भी करना है, डी स्क्वायर के साथ भी करना है। तो चलिए करते हैं। अच्छा एक और चीज, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ q के प्लेस पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और यही मैंने आपको बताया था कि q के प्लेस पे x की पावर n मतलब एक पॉलिनोमियल होगी। तो देखो पॉलिनोमियल ही लिखी हुई है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस पूरे फैक्टर का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर इसका मल्टीप्लाई d में करेंगे तो माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर इसका मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इसके आगे हमें कोई टर्म
नहीं मिलने वाली। आगे जीरो डैश डैश लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सब जीरो हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर क्या आएगा हमारे पास, तो पी आई इज इक्वल टू 1/d एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये d क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि d का मतलब होता है d बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है, इस पूरे फैक्टर का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का 0, तो यही बचेगा प्लस। अब यहां जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि d का स्क्वायर है, तो 2 बार जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक बार पे 2x आएगा और दूसरी बार में 2 आ जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आएगा केवल 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है यहां पर सिंप्लीफाई करके देखिए, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d, सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2x -2 प्लस 2, देखो ये कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, यहां से -2x और ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको, एक मिनट, 1 नहीं, यहां पर बेटा 4 है, जहां पर मैंने 1 लिख रखा है यहां पर हमारे पास 4 है ना, 4 है, ठीक, इसको 4 कर लीजिए, ये 4 है सभी जगह पर, 4, यहां पर भी 4 है और यहां भी 4 है। देखिए क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर ये 4 आएगा है ना, और यहां पर तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये 4 होगा, इतना फर्क आएगा है ना। तो हमारे पास कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हमारे पास जो पी आई है, पी आई इज इक्वल टू 1/d एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही बचा था, एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमसे पी आई पूछा है। चलिए अब देखो जरा आंसर, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी आई हमारे पास आ गया, और 1/d का मतलब आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका आप इंटीग्रेशन करिए तो आपको देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना मिलेगा, x की पावर 3/3 प्लस 4x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से हमें, चलिए ये हमें यहां से मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पी आई को कैसे निकालना है जब क्यू हमारा एक पॉलिनोमियल हो, यानी कि एक्स की पावर में एन हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखें जरा, पहला क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा, सभी को कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, तो ध्यान रखना ये चारों यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, क्या है क्वेश्चन, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो यहां पर अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट देखो सब में कांस्टेंट है। जब से हमने ये यूनिट को स्टार्ट किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हमने पढ़ी है सभी के कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं, और जब तक ये टॉपिक चल रहा है तब तक कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल है, केस थर्ड का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको बेटा सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, पीआई नहीं निकालना। तो जब सॉल्व करना है तो आपको सीएफ भी निकालना पड़ेगा, आपको पीआई भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए यहां पर
सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, है ना। तो देखिए ऑक्सिलरी, ये हमारा एफडी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखें, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें निकालना है CF, और CF कैसे निकलता है, CF को निकालने के लिए पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दो, यहां से अब आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसके रूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। तो चलिए अब इसके रूट्स को देखते हैं जरा। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2d प्लस 2, इसके फैक्टर होंगे, डेफिनेटली इसके फैक्टर होंगे। देखिए क्या होंगे इसके फैक्टर, डी स्क्वायर माइनस 2d और माइनस d प्लस 2 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। आगे क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, यहां से d को कॉमन ले लेंगे तो ये d माइनस 2 बचेगा, यहां पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो d माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो फैक्टर क्या आ गए, d माइनस 2 और d माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो d की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आ गई 2। अब यहां पर आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेटर से मैं आपको बता चुका हूं। डिग्री 2 को आप सेलेक्ट करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, मॉड में जाएंगे, मॉड में जाके आप इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर अननोन आएगा, अननोन फिर से मॉड को दबाएंगे, फिर आपके पास डिग्री पूछेगा, इसकी डिग्री कितनी है 2 को आप प्रेस कर देंगे, उसके बाद ये a की वैल्यू पूछेगा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर आप 1 को प्रेस करेंगे, फिर b की वैल्यू पूछी जाएगी, b की वैल्यू कितनी है -3 को प्रेस करेंगे, फिर c की वैल्यू पूछी जाएगी 2 को प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक आंसर 2 आएगा और एक आंसर 1 आएगा। तो आपको कैलकुलेटर से भी ये दोनों आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेटर से आपको वहां पर नहीं कैलकुलेट करना जहां पर रूट्स या तो इरेशनल आ रहे हो या इमेजनरी आ रहे हो, ठीक है ना। तो इरेशनल और इमेजनरी के केस में आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो जरा, यहां से हमारे पास अब CF क्या हो जाएगा, तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। देखिए डिफरेंट भी लिख सकते हैं, अनइक्वल भी लिख सकते हैं, और डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहां से आगे देखिए, यहां से आगे क्या करना है, देखिए अब हमें लिखना CF। देखो CF कितना हो जाएगा, CF इज इक्वल टू, देखिए जब रियल एंड डिफरेंट रूट होते हैं तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रियल एंड डिफरेंट के केस में C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, और यहां पर m1 ये होगा, m2 ये होगा, जो पहले लिखा वो m1, जो बाद में लिखा वो m2। चलिए तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2, और m2 कितना है 2 e की पावर 2x। तो ये आ गया मेरे पास CF। तो मेरे ख्याल से आपको CF कैसे निकलेगा ये तो समझ में आता ही है पहले से ही, लेकिन फिर भी आपका ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है। अब हमें निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, क्या निकालना है PI। चलिए PI को कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा देखो जरा PI। तो PI को निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d एंड प्लस में 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास PI की वैल्यू होगी, PI का फॉर्मूला होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करना जरा ध्यान से समझिए, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है FD है, इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है 2, इस 2 को कॉमन ले लीजिए बाहर। तो देखिए जब इस 2 को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब जरा ध्यान से देखेंगे 2 को ले लिया मैंने कॉमन, अंदर कितना बचेगा, देखो जब मैं यहां से 2 को कॉमन लूंगा तो यहां पर 1 बचेगा, 1 को मैं पहले लिख रहा हूं 1 प्लस, अच्छा ये डी स्क्वायर 2 है, डी स्क्वायर है, तो आपने इसमें से 2 को कॉमन लिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। 3d में से भी 2 को कॉमन लिया है तो -3 अपॉन 2 डी लिखना होगा, है ना। तो ये हमारा कॉमन आ गया,
और अगर आप इसमें अब ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा काम कर रहा है एक्स का। किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। ध्यान से देखना, ये एक्स है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में ये जो नीचे लिखी हुई टर्म है ये, इसको ऊपर लेके जाएंगे। क्या करेंगे? इसको ऊपर लेके जाएंगे। पहले मैं आगे का लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको उठा के ऊपर ले जाइए। देखो अगर आप इस पूरे फैक्टर को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? -1। तो यहां पर हमारे पास देखिए क्या बचेगा, 1/2 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 -3/2 डी की होल पावर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये हमारा किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है, ये एक्स का काम कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, फिर से पहला वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे मैं अप्लाई कर देता हूं, देखिए जरा। तो पी आई इक्वल टू अब देखो जरा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। 1/2 तो बाहर है, तो 1/2 को तो हम पहले बाहर ही लिखते हैं। अब देखो ब्रैकेट में देखिए 1, ये x का काम कर रहा है तो 1 माइनस एक्स आएगा। तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कौन है? डी स्क्वायर अपॉन 2, और डी स्क्वायर अपॉन 2 कितना है? डी स्क्वायर अपॉन 2 -3/2 डी, -3/2 डी। ये तो 1 माइनस एक्स आया। अब आगे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स का काम ये कर रहा है, तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 -3/2 डी, और इसका क्या आएगा? होल स्क्वायर। क्या आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत पड़ेगी? देखो जरा एक बार, देखो यहां मैक्सिमम स्क्वायर तक जा रहा है, तो आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से तो पावर 4 आएगी और यहां से 2 आएगी, तो यहां से तो टर्म बनेगी, यानी कि स्क्वायर तक। क्यूब में अगर आप जाएंगे तो क्यूब से तो बड़ी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि क्यूब तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहां भी आपको मैक्सिमम डी स्क्वायर तक जाना है। बस बात समझ में आ रही ना? डी स्क्वायर तक जाना है। चलिए अब देखिए आगे, तो आगे नहीं जाना है, और बाहर क्या लिखा हुआ है? 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास है। चलिए अब देखिए जरा इसको, तो यहां पर अब इसको ध्यान से समझेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2, अब यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 3/2 डी प्लस, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप ओपन करिए, देखिए ये डी स्क्वायर अपॉन 2 पहले से ये a का काम कर रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि d की पावर 4/4 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, ये b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 डी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2ab जब आप करेंगे d की पावर 3 आएगी। देखो ये d की पावर 4 भी हमारे काम का नहीं है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे काम का सिर्फ ये। इसके बाद माइनस में 2ab आएगा, वो भी हमारे काम का नहीं है, तो उसको मैं छोड़ ही देता हूं, कोई फायदा नहीं है क्योंकि यूजलेस है। चलिए यहां तक ही हमें वैल्यू मिलेगी, और ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ में आया मैंने आगे की टर्म क्यों छोड़ी? क्योंकि आगे से कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। ये मैंने यहां लिख जरूर दिया है क्योंकि ये बीच में आ रहा था, पर इससे भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अभी आप देख सकते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, इस पूरे फैक्टर को उठा के इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, और इसके साथ भी करना है। तो चलिए कर देते हैं जल्दी से। देखो तो पी आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर आ जाओ, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 3/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
फिर इसके साथ भी करना है, तो प्लस d की पावर 4। नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरह की जो टर्म होगी उसको छोड़ दूंगा। एक बार आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों लिखने का फायदा नहीं है। d की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 1, एक मिनट, 1 था ना, हाँ 4 किस में था, हाँ लास्ट वाले में 4, ठीक है चलिए। और इसके साथ प्लस 9/4 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए आगे, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा जरा ध्यान से देखें। तो पी आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जरा यहां ध्यान से देखना, ये डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो अगर आप 1 का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, 2x का 2 बार करेंगे 0 आ जाएगा, एक बार में 2 आएगा, दूसरी बार में 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें से केवल 2 वैल्यू मिलेगी, तो यानी कि -2/2। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और डी स्क्वायर हट जाएगा। आगे देखो प्लस 3/2। देखो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक ही बार करना है, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, तो ये आ जाएगा नाउ प्लस। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, d की पावर 4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। देखो ये तो एक बार में 0 हो जाएगा, ये 2 बार में 0 हो जाएगा, और ये 3 बार में 0 हो जाएगा। चौथी बार तो पहुंचेगा ही नहीं, 3 बार में ही 0 हो रहा है, यानी कि यहां से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, दैट इज 0। इसीलिए इसको लिखने का कोई फायदा नहीं था। प्लस 9/4। अब यहां पर देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका तो 0, इसका भी 0, इसका 2 आ जाएगा, यानी कि इनटू में 2, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा यहां पर, है ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए। पी आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1, ये -1 होगा। यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, तो ये बचेगा 3, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 और x प्लस 1, x प्लस 1। आगे देखो ये 0 और प्लस में 9/2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, जरा नेक्स्ट लाइन में देखिए कितना आएगा। नेक्स्ट स्टेप, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, यहां पर ये 3x प्लस 3 आ जाएगा, 3x प्लस 3 और प्लस में 9/2। अब यहां पर इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दें। पी आई इक्वल टू इज इक्वल टू 1/2 देखो पी आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, ये 5x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको ऐड कर लो दोनों को। देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 6 और 9 15, यानी कि 15/2 आ जाएगा, प्लस 15/2 ये आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास पी आई। मुझे क्या करना था, जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो जनरल सॉल्यूशन देखिए क्या होगा नाउ, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, और सॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आप सी एफ और पी आई दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अब जरा यहां ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया था इसमें, c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x। तो c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x प्लस, और पी आई ये लिखा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15/2, ये हमारा आ गया पी आई। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना।
दिस इज द फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर पॉलिनोमियल होती है तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, डी क्यूब माइनस 1y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। तो चलिए पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं, डी क्यूब माइनस 1y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। यहां से देखिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है तो CF भी निकालना है, PI भी निकालना है। तो पहले CF निकालेंगे फिर PI निकालेंगे। तो अब यहां पर देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारे पास डी क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट होता है उसको 0 पुट कर दो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। अब यहां से देखो जरा d की वैल्यू क्या आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा d की वैल्यू। देखो ये क्या लिखा है, डी क्यूब माइनस 1 क्यूब, डी क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से मत करना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर से नहीं करना है, क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो सारे रियल नहीं आएंगे, है ना, इसके सारे रूट्स रियल नहीं आएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखें क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप इसको नोट कर लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। चलिए इसको अप्लाई करता हूं यहां पर। तो a माइनस बी मतलब d माइनस 1, है ना, और a स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 और ए बी मतलब d, ये मेरे पास आएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां दो फैक्टर हो गए, आप दोनों को अलग अलग 0 रख सकते हो। तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके 0 रख रहा हूं। तो d माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहां पर d स्क्वायर, d को पहले लिख लेता हूं, प्लस d प्लस 1 इक्वल टू 0। आप अच्छे से जानते हैं जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में आते हैं इक्वल टू 0 होता है तो हम दोनों को अलग अलग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो मैंने इसीलिए दोनों को क्या किया, अलग अलग 0 रख दिया। तो समझ में आ गया अलग अलग 0 क्यों रखा। अब देखो आगे, अब यहां पर आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं, जरा ध्यान से देखना क्या करना है। अब आगे देखिए, देखो यहां से तो d की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो d की एक वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन अब प्रॉब्लम इसकी है कि यहां से क्या मिलेगा। देखो इसके रियल रूट तो है नहीं, इमेजिनरी रूट है। कैसे पता चला, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 और 4ac की वैल्यू माइनस 4 है, तो माइनस में बचेगा। यानी कि यहां पर लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे। तो यहां से इससे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जरा ध्यान से देखें। यहां से आपको वैल्यू मिलेगी d इज इक्वल टू, b कितना है, b 1 है, तो यहां माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 4ac तो ये माइनस 4 हो जाएगा, अपॉन में 2। अब इसको आगे जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखिए यहां से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी, d इज इक्वल टू, देखो ये -1 प्लस माइनस, देखो यहां पर माइनस में √3 बचेगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 और अपॉन में 2। और इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस 3i, आई क्या यहाँ पर आयोटा है, इमेजिनरी नंबर है, और अपॉन में 2। इसको अलग अलग करके लिख दें तो अलग अलग करके जैसे ही आप लिखेंगे आपको d की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, d इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस, अच्छा सॉरी ये √3 है ना, √3 है, आई बाहर आ जाएगा ना, हाँ, प्लस माइनस √3/2। बोलो समझ में आ गया। तो ये हमारे पास आ गए इमेजिनरी रूट्स। तो आप यहां पर देंगे d की आपको 3 वैल्यू मिली है, एक तो 1 मिला है, एक यहां प्लस के साथ आएगा और एक यहां माइनस के साथ आएगा। तो अब लिखना है CF, क्या लिखना है, CF। तो देखिए CF कितना होगा, ध्यान से देखें, CF इज इक्वल टू,
पहले तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। देखो एक रूट तो रियल है पहला वाला, तो रियल रूट के लिए आ जाएगा C1 e की पावर m1 x प्लस, ये दोनों रूट इमेजिनरी हैं, इनके लिए कैसे लिखोगे फॉर्मूला, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में C2 cos बीटा x प्लस C3 sin बीटा x। देखो दो रूट इमेजिनरी थे उनके लिए ये आ गया, और जो रियल वाला पार्ट था उसके लिए ये आ गया। यहां पर मिक्स है, रियल भी और इमेजिनरी भी। चलिए तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1 कितना है, m1 ये हो गया, और m1 तो पहले m1 को लिख लेते हैं, m1 कितना है 1 है, तो e की पावर x हो जाएगा प्लस e की पावर अल्फा, देखो जरा अल्फा 1/2 है माइनस का 1/2, तो अल्फा की जगह जब मैं -1/2 रखूंगा तो ये e की पावर -x/2 आ जाएगा। अंदर चलते हैं ब्रैकेट के, C2 cos बीटा, बीटा कितना है √3/2, तो √3/2 x प्लस C3 sin √3/2 x, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली फॉर्मूला। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये है फॉर्मूला CF इक्वल टू, तो CF तो आ गया हमारे पास, अभी तो हमें PI और निकालना है। क्या निकालना है, PI। तो चलिए अब इसका PI निकालते हैं राइट साइड से, यहां से क्या निकलेगा PI। तो अब चलिए PI को कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो PI इक्वल टू इज इक्वल टू 1/FD कितना है भाई, FD हमारे पास है d³ -1, d³ -1, और पॉलिनोमियल क्या है 3x की पावर 4 - 2x³ 3x की पावर 4 -2x³, 2x³, ये हमारे पास आ गया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। तो यहां तो पहले से ही 1 है लोएस्ट डिग्री टर्म, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 1 पहले नहीं लिखा। हमें क्या बनाना है, हमें तो या तो 1 + x बनाना है या 1 - x बनाना है। तो मुझे इस 1 को पहले लाना है और प्लस में लाना है, तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें से -1 को कॉमन ले ले नीचे से, तो -1 कॉमन लेते ही ये 1 - d³ हो जाएगा। अब देखो आ गया है ना, 1 - d³, तो 1 - d³, चलिए ये 1 - d³ आ जाएगा, ठीक। 3x की पावर 4 - 2x की पावर 3। अब आगे देखें जरा ध्यान से, देखिए इतना करने के बाद PI इक्वल टू, देखो ये -1 को तो ऊपर, अब इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा -1 d³ की होल पावर -1। देखो आपने नीचे क्या लिखा है 1 - d³ लिखा हुआ, ये एक ब्रैकेट है, इसको उठा के पूरा ऊपर ले जाओ। तो जब पूरा ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - d³ की होल पावर -1 ऊपर जाएगा, ठीक। और आगे का जो लिखा हुआ वो तो लिखा रहने का, 3x की पावर 4 - 2x की पावर 3, ये तो एज इट इज रहेगा। चलिए अब यहां से देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, देखो PI इक्वल टू -1, अब यहां पर इसको मैं ओपन कर देता हूं। देखिए 1 - x, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 - x का फॉर्मूला लगेगा, 1 - x। अब पीछे तो देखने से अच्छा मैं यही लिख देता हूं, 1 - x का फॉर्मूला 1 + x + x² + x³, यही तो आएगा, है ना। तो इसी को मैं यहां लगा देता हूं। देखिए 1 + x³ x के प्लेस पे यहां क्या लिखा है d³, देखो यहां x का काम d कर रहा है, d³ x का काम कर रहा है, तो 1 + d³ प्लस, अब देखो इसके बाद क्या आएगा 1 + x + x², यानी कि d³ का स्क्वायर, तो d की पावर 6 हो जाएगी। और d की पावर 6 लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 6 बार इंटीग्रेशन में सब 0 हो जाएंगे। देखिए मैक्सिमम इसका 4 बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो सकता है, बस इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, इसका 4 बार हो सकता है। तो यहां पर अगली जो टर्म आएगी वो d की पावर 6 आएगी, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब आगे देखिए,
तो यहां से मुझे पी आई मिल गया -1। अब क्या करना है मुझे, इसको मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो कर देते हैं। देखें 1 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस डी क्यूब 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3, ये हमारे पास आ जाए। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, देखो पी आई इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूं, देखिए पी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बाहर तो, अच्छा बाहर -1 हमारा चल रहा है, -1 बाहर ही रहने देते हैं, -1। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, है ना, प्लस। अब देखो मैं यहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट देखेंगे, ये 3x की पावर 4 है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो x की पावर 4 को जब 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो एक बार करेंगे तो 4x क्यूब, एक बार और करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, एक बार और करेंगे 24x आ जाएगा। तो 3 बार करने पे 24x मिल रहा है, और यहां 3 पहले से लिखा है, तो 24 इंटू 3 72, यानी कि अगर आप इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 72x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72x। चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं 72x। समझ में आया कैसे लिखा, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करिए क्योंकि बाहर डी क्यूब है, इसको भी 3 बार करना है लेकिन वो माइनस में आएगा, तो देखिए 3 बार करना है किसको, 2x x क्यूब को, x क्यूब को 3 बार करो, एक बार में मिलेगा 3x स्क्वायर, 2 बार में मिलेगा 6x और 3 बार में मिलेगा 6, यानी कि x क्यूब की जगह 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 आएगा। ये आ गया हमारे पास पी आई, क्या आ गया पी आई आ गया हमारे पास, बोलो समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, लिखना है जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, जब ध्यान से देखें, जनरल सॉल्यूशन, तो यहां पर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और y इज इक्वल टू सी एफ कितना था भाई इसका, सी एफ हमारे पास आया था C1 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स बाई 2, C1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट में C2 cos √3/2 x प्लस C3 साइन √3/2 x। ये तो हमारा आया CF, अब इसमें PI को ऐड कर दो, है ना, PI माइनस में है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 72x और माइनस 12, ये इसके आगे का पार्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि कैसे हमें करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस cos h2x है। यहां पर ध्यान देखना हाइपरबोलिक है, ये cos 2x नहीं है, ये cos h2x है। cos h क्या होता है, हाइपरबोलिक cos होता है, एंड प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए जरा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन देखें, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है ना तो उसमें सिर्फ डेटा चेंज होता है, वरना उसके जैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या तो वो रिपीट होते हैं, अगर रिपीट नहीं होते हैं तो उन्हीं के जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आप देख सकते हैं किसी भी पेपर उठा के, किसी भी पेपर को उठा के। अभी भी जो हमारा मैथमेटिक्स 1 का पेपर हुआ था उसमें भी नए क्वेश्चन नहीं आए थे। हाँ ये जरूर था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो रिपीट नहीं हुए थे, लेकिन डेटा क्या था, डेटा उनका चेंज था, बस इतना अंतर था, क्वेश्चन वैसे ही थे। तो यहां पर भी आप ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं बट डेटा चेंज होता है।
तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस cos h 2x प्लस x क्यूब। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको d की फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए इसको अगर आप d की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और y राइट साइड में चलते हैं, e की पावर 2x प्लस, अब यहां पर ये cos हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक के लिए तो कोई हमने रूल पढ़ा नहीं है, लेकिन हाइपरबोलिक पहले आ चुका है, और जब पहले आया था तो मैंने cos हाइपरबोलिक का आपको फॉर्मूला लिखवाया था। देखिए क्या लिखवाया था, एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, cos h a x है ना, cos हाइपरबोलिक h a x, cos का भी लिखवाया था, साइन का भी लिखवाया था, tan का भी लिखवाया था। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर a की जगह 2 है, कितना है 2, तो जहां a की जगह 2 है तो यहां भी 2x और यहां भी 2x आ जाएगा। तो मैं इसको फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर cos हाइपरबोलिक 2x की जगह मैं लिख सकता हूं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन में 2 अपॉन में प्लस x, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, पहले भी मैं नोट करवा चुका हूं। चलिए अब आगे देखिए, तो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड का एलसीएम लेना है ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे और थोड़ा सा, तो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू, इधर देखो अगर मैं एलसीएम ले लू इसका 2, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस x क्यूब, ये आ जाएगा। तो यहां पर देखो 2 e की पावर 2x था, या e की पावर 2x था, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा ये, और ये 2 बाहर रहेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 3, पहले मैं 1/2 को बाहर कर दूं, 3 e की पावर 2x इन दोनों को ऐड करके प्लस e की पावर माइनस 2x एंड प्लस x क्यूब। अब थोड़ा सा ठीक है ना। देखो अब यहां पर हुआ क्या है, यहां पर 2 केस मिक्स हो गए। अब देखो, अब ध्यान से देखना जरा, 2 केस मिक्स हो गए, कौन कौन से, एक तो पहला वाला केस e की पावर x वाला, और एक x क्यूब आज वाला केस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक साथ 2 केस लगेंगे, केस 1 और केस 3, और जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें केस 1 केस 2 केस 3 तीनों आ जाएंगे, यानी कि तीनों एक साथ रिवाइज हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। चलिए अब देखिए आगे, तो यहां से मुझे d की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से प्लस माइनस आई। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा, इसको उधर लेके जाएंगे -1 आएगा, अंडर रूट में -1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू प्लस माइनस आई। और इसको और सही से लिखूं, ऐसे ही लिखेंगे 0 प्लस माइनस आई, आई मतलब आयोटा इमेजिनरी नंबर। तो अब मैं इसका लिखता हूं CF, देखिए CF कितना हो जाएगा, CF इमेजिनरी रूट के लिए CF का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। चलिए इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो CF आ जाएगा मेरे पास, देखो e की पावर अल्फा x, अल्फा 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास CF बचेगा C1 cos बीटा कितना है 1 है, तो ये बचेगा cos x प्लस C2 और ये बचेगा sin x। तो ये आ गया हमारे पास CF। तो CF तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना PI। क्या निकालना है, तो चलिए PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखे पहले, तो 1 अपॉन में हमारे पास जो FD है वो ये रहा, y का कोफिशिएंट d² प्लस 1, d² प्लस 1
तो डी स्क्वायर प्लस 1 और फंक्शन कितना है e की पावर 2x प्लस cos h 2x प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास है। अब देखो इसको देखना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पास, अच्छा एक मिनट, cos 2x नहीं, मुझे तो ये लिखना था ना, हाँ एक मिनट ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे पास पी आई है ना, तो मुझे राइट हैंड साइड लिखनी, मैंने इसको सिंप्लीफाई यहां तक कर लिया था ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यहां पर देखो एक तो 1/2 आ रहा है, 1/2, तो मैं 1/2 को तो बाहर ही लिख लेता हूं ब्रैकेट से, इंटू 1/2 ब्रैकेट में कितना है 3 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसके साथ भी लिख दीजिए, इसके साथ भी लिख दीजिए और इसके साथ भी लिख दीजिए, तीनों के साथ अलग अलग कर देंगे, तीनों के साथ अलग अलग इसको कर देंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान से, चलिए पहले मैं यहीं पर लिख देता हूं, तो पी आई इज इक्वल टू, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, जो ये 1/2 है, 1/2 को भी साथ में लिखते हैं। देखो पहले में क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, तो 3/2 को मैं बाहर रखता हूं, अंदर क्या आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 1 और e की पावर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, यहां आ नहीं पाएगा। चलिए देखिए पी आई इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, ये 1/2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 1/2 3/2 हो गया, तो 3/2 ब्रैकेट 1/d स्क्वायर प्लस 1, यही तो आ रहा है, d स्क्वायर प्लस 1 और e की पावर 2x, e की पावर, ये आ गई मेरी पहली वाली टर्म। ये देखो फर्स्ट टर्म आ गई, जब मैंने इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखो 3/2 को तो मैंने बाहर कर दिया और 1/d स्क्वायर e की पावर 2x लिख दिया, जैसा कि मैंने यहां लिखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 1/2 तो बाहर रह जाएगा, 1/2 क्या होगा बाहर, प्लस 1/2 अंदर कितना बचेगा 1/d स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट टर्म है क्या हमारी e की पावर -2x, e की पावर -2, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई। अब प्लस में थर्ड टर्म लिखते हैं, अब ये वाला पार्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 तो बाहर रह जाएगा, तो 1/2 बाहर रह जाएगा और 1/d स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, देखिए ध्यान से देखें जरा, तो पी आई इज इक्वल टू 3/2, देखो अब यहां पर ये फर्स्ट केस लगाना हमें, तो जब e की पावर x वाला, जब q e की पावर x होता था तो हम d के प्लेस पे a रखते थे, a कितना है यहाँ पर 2, x का कोफिशिएंट, तो d के प्लेस पे 2 रख दो तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 + 1 e की पावर 2x, ये आ गया हमारा पहला पार्ट। प्लस दूसरा पार्ट देखो जरा, यहां पर d की जगह -2 रख दो तो अगेन वही सेम चीज आ जाएगी, 1/4 + 1 e की पावर -2x, ठीक है ना, प्लस में 1/2। अब यहां जरा ध्यान से देखना है, देखो ये क्या कर सकते हैं यहां पर, देखो ये जो d स्क्वायर प्लस 1 है इसको पहले तो सही से लिखेंगे 1 + d स्क्वायर और x की पावर 3। चलिए अब देखें जरा ध्यान से, देखो यहां पर अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पी आई इज इक्वल टू, देखो ये 1 + 4 + 1 5 हो जाएगा, यानी कि 3/10 e की पावर 2x प्लस ये 5 10 हो जाएगा 1/10 e की पावर -2x प्लस, अब यहां से देखो 1/2 तो बाहर है और ये 1 + d स्क्वायर है, 1 + d स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसकी पावर आ जाएगी -1 और इसके आगे लिखा हमारा x क्यूब। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं बचा है। चलिए तो यहां से देखिए कितना आंसर आएगा, पी आई इक्वल टू, ये देखो थोड़ा सा 3/10 और 10 1/10,
और e की पावर 2x भी आ रहा है, e की पावर -2x भी आ रहा है, यानी कि वापस हम cos को ला सकते हैं। यहाँ पर cos हाइपरबोलिक वापस आ जाएगा। कैसे? इन दोनों में से 10 को कॉमन ले लो, नीचे से 1/10 कॉमन आ गया, सॉरी 1/10 नहीं, इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना चाहिए 1/5। चलिए स्टार्टिंग में 1/10 ही ले लेते हैं पहले। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। एक्चुअल में मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पर हाइपरबोलिक कॉस बनाना चाह रहा हूं। प्लस यहां से देखो 1/2 तो बाहर है, इसको ओपन करो, 1 प्लस डी की पावर -1 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो चलिए यहां पर अप्लाई करिए, 1 माइनस डी स्क्वायर, और उसके बाद इसका स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा। लिखने का कोई फायदा नहीं है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट टर्म जो होगी 1 माइनस डी तो आ गया, नेक्स्ट टर्म में डी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, डी की पावर 4 हो जाएगी, डी की पावर 4 लिखने का कोई फायदा नहीं है। एक्स क्यूब। अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में कितना आएगा, तो पी आई इज इक्वल टू, यहां पर देखो जरा ये 3e की पावर 2x है, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं अलग अलग, 1/10 तो बाहर है, इसको मैं एक काम करता हूं 2e की पावर 2x एक साथ लिख देता हूं, और e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x एक साथ लिख देते हैं। भैया 2 था ना, इसको 2 एक तरफ कर दिया और e की पावर 2x एक साइड में कर दिया, प्लस 1/2। अब देखो यहां पर क्या करोगे, ये एक्स क्यूब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के, और ये एक्स क्यूब डी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस डी स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, आगे कुछ और नहीं आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए पी आई इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो जरा, ये एक काम करता हूं मैं, ये जो 10 है ना, इसमें से 5 को तो बाहर ही रहने देते हैं और 2 को अंदर ले जाते हैं, तो 1/5, 10 क्या होता है 2 × 5, तो 5 को बाहर रख लिया, 2 को अंदर ले जा रहे हैं, तो 2 को जब आप अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर -2x अपॉन 2, और इधर कितना आ जाएगा 1/2। देखिए एक्स क्यूब माइनस, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, पहली बार में आएगा 3x स्क्वायर और दूसरी बार में आएगा 6x, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब -6x, एक्स क्यूब -6x। अब आगे देखिए, देखो यहां से अब हमें मिलेगा, देखो पी आई इक्वल टू, अब यहां पर 1/5 तो बाहर है, अब देखो यहां पर अगर इन दोनों को अगर आप देखें, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, चलिए यहां पर तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x अपॉन 2। ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि यहां पर cos हाइपरबोलिक बन जाएगा वापस, और प्लस में 1/2 एक्स क्यूब -6 एक्स क्यूब -6x, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए पी आई कितना आ गया हमारे पास, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/5 e की पावर 2x 1/5, और ये हो गया e की पावर 2x प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2x, और 1/2 एक्स क्यूब -6x, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/5 e की पावर 2x प्लस 1/5 cos हाइपरबोलिक 2x और प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 और -3x, ये हमारे पास आएगा, है ना, एक्स क्यूब -3x। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन यहां पर तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा आ जाएगा, CF भी है और PI भी है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूं, है ना। देखिए तो जनरल सॉल्यूशन,
तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब यहां पर ध्यान से देखें कि CF कितना है और PI कितना है, तो y इज इक्वल टू CF है हमारा C1, कितना था C1 cos x C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI कितना है 1/5 e की पावर x, 1/5 e की पावर 2x प्लस 1/5 cos हाइपरबोलिक 2x और x क्यूब अपॉन 2 और माइनस 3x, x क्यूब अपॉन 2 और माइनस 3x। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन है हमारा y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस 1/5 e की पावर 2x प्लस 1/5 cos h 2x, यहां पर cos हाइपरबोलिक है, प्लस x क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x। यहां पर लास्ट में मुझे कुछ आंसर अलग दिखाई दे रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसमें आंसर में यहाँ कोई चेंज तो नहीं है। तो चलिए एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको और देखते हैं कि कितना आंसर है। हमारा लास्ट पार्ट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, है ना। चलिए यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था और ये 2 टाइम्स e की पावर 2x हो गया, और यहाँ पर एक्चुअल में 2 नहीं है हमारे पास। इसको जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा 2 छूट गया है, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी 2x क्यूब होगा, और इसके बाद हमने यहाँ पर इस टर्म को यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 2 आएगा। के बाद अब हमारे पास 2 का है, हाँ यहाँ पर 2 है, देखिए ये 2x क्यूब आएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 2 है हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ये 2 नहीं आएगा। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये 2 अब नहीं आएगा, है ना। ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी नहीं आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सभी जगह से 2 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। 1/2, यहाँ पर भी 1/2 नहीं आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इस 2 को रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए आगे और कहाँ पर लिखा हमने, हाँ यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये वाला पार्ट गलत हो गया है, यहाँ से हटाइए 1/2 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x, x क्यूब माइनस 6x, यानी कि यहाँ पर अब x क्यूब माइनस 6x ही हमारे पास बचेगा। ठीक, प्लस x क्यूब माइनस 6x प्लस x क्यूब माइनस 6x, ये लास्ट में हमारा करेक्शन है। तो अब फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, यहां पर x क्यूब माइनस 6x आ जाएगा, x क्यूब माइनस 6x, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो वहां पर 2 छूटने की वजह से ये आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया था, इसको हमने अब ठीक कर दिया। अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें तीनों केस यूज हो जाएंगे, केस 1 भी, केस 2 भी और केस 3 भी। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा केस यूज हो रहे हो। देखो यहां पर केस 1 लग जाएगा, यहां पर केस 2 लग जाएगा और यहां पर केस 3 लग जाएगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले d-2 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू, और इसमें देखिए जो फॉर्मूले हमारे अभी तक नहीं लगे, कौन से वाले, बाइनोमियल के स्क्वायर वाले, जहां पर बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 थी, वो फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में लग जाएगा। यानी कि मैंने लगभग इस केस के जितने भी टाइप पॉसिबल हो सकते थे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है, बस आपको इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 8 e की पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर ध्यान से करना ऐसी चीजों को, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं,
कि d माइनस टू का होल स्क्वायर है, d की वैल्यू 2 लिख देंगे। भाई यहाँ पर d की 2 वैल्यू होंगी, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं d माइनस टू इंटू डी माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से d की हमें 2 वैल्यू मिली, 2, 2, 2, 2, 2 वैल्यू हमें यहां से d की मिल रही है। चलिए, तो देखिए रूट कैसे आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए CF क्या होता है, तो CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e की पावर 2x। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, e की पावर mx, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e की पावर 2x। तो यहां पर हमारा CF तो आ गया आसानी से, ये हमारा क्या है CF। अब हमें निकालना है PI। तो चलिए PI को फाइंड आउट करते हैं। देखिए PI, तो CF सभी को समझ में आ गया, और CF तो आसान था, इक्वल रूट से इक्वल रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया, CF आ गया। नाउ PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखे 1/FD, FD कितना है 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 ब्रैकेट में e की पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है। चलिए अब देखो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें इधर। हम क्या करते हैं, जो बाहर लिखा हुआ इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों को अलग अलग कर देते हैं, तीनों को अलग अलग कर देते हैं। चलिए देखिए, तो PI इज इक्वल टू, यहां पर देखो पहला वाला पार्ट क्या आएगा, पहले वाले पार्ट में 8 तो हमारा बाहर रहेगा, 8 को बाहर रख लेते हैं, 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 8 को बाहर, 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर। देखिए क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो हमारा ये आ गया। नाउ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, 8 यहां पर भी आएगा, 8 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर और साइन 2x, दूसरा पार्ट पूरा हो गया। प्लस अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए, तो 8 तो बाहर रहेगा और 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। क्या किया मैंने, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया और ये केस 3 हो गया। आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसको अलग निकालिए, इसको अलग निकालिए, इसको अलग निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, या एक साथ ही करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि एक साथ करने पे हमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी, मतलब हमारा वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, इनको जरा ध्यान से देखेंगे। PI इज इक्वल, देखो पहले वाला पार्ट 8, पहले वाला पार्ट हमारा 8 आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, हम क्या करते थे, e की पावर, पहले केस में क्या करते थे कि d की जगह पर जो a होता था, a क्या होता था x का कोफिशिएंट, उसको पुट करते थे। तो कि अगर d की जगह मैं 2 पुट कर दूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला नंबर 0 हो रहा है, यानी कि ये तो केस ऑफ फेलियर है। क्या है ये, केस ऑफ फेलियर। तो पहले वाले में तो केस ऑफ फेलियर हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर के केस में क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को करते थे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 2d माइनस 2 और e की पावर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, प्लस 8। अब इसमें आ जाओ, देखिए ये सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या करते थे, d के प्लेस पर हम पुट करते थे a स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, देखो यहां पर तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, पहले इस होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि d स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। तो पहले मैं इसको d स्क्वायर बना लेता हूं। देखो d माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर, प्लस यहां पर प्लस 4 आएगा और माइनस 4d आएगा और साइन 2x, ये पहला पार्ट। प्लस अब यहां पर ध्यान से देखो जरा,
ये 1/d-2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये केस थर्ड है। तो केस थर्ड में हम क्या करते थे, पहले तो इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा, 1 - d की फॉर्म लानी पड़ेगी आपको। तो देखो क्या कॉमन लू मैं यहां से, अब जरा यहां पर देखना ध्यान से, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, देखो 1 इसमें से नीचे में से, देखो यहां समझो पहले ध्यान से, d-2 का होल स्क्वायर है, मुझे क्या करना है, इस 2 को कॉमन लेना है। अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो -1 बनेगा, लेकिन मुझे +1 बनाना है, तो इसमें से मैं -2 को कॉमन लूंगा। इसको कॉमन लूंगा, -2 को। देखिए जब आप -2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से समझिए इसको, -2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, -2 को कॉमन ले रहा हूं मैं, स्क्वायर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूं, इसके अंदर की बात कर रहा हूं, तो यहां से -2 कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं -2 कॉमन लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 1 - d/2। बोलो ये बात समझ में आ रही है। देखिए एक्चुअल में कर क्या रहा हूं मैं, देखो यहां पर कुछ इस तरह से है, d-2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, d-2 और फिर एक और ब्रैकेट लगा दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ऐसे तो लिख ही सकते हैं भाई, कोई बात नहीं, 2 बार ब्रैकेट लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है ना। इसका मतलब d-2 की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। अब यहां से क्या किया, ये जो d-2 है इसमें से मैंने -2 को कॉमन ले लिया, तो जब आप -2 को कॉमन लेंगे बाहर तो -2 का तो +1 बन जाएगा, तो +1 को हमने पहले लिख दिया, और ये जो d था d2 से डिवाइड हो जाएगा और ये प्लस से बन जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपके। चलिए तो यहां से बात समझ में आ गई क्या आएगा, तो यहां पर जब मैं -2 को कॉमन लूंगा, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 1 - d/2 का होल स्क्वायर, कुल मिला के ये बचेगा। यानी कि इसमें से जब आप -2 को कॉमन लोगे तो एक्चुअल में वो बाहर आएगा 4, और 1 - d/2 का बनेगा होल स्क्वायर, और यहां पर रहेगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आएगा, इसको ध्यान से समझना। चलिए अब आगे देखिए जरा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी इक्वल टू 8। अब देखो पहले पार्ट में देखो जरा ध्यान से, ये दोबारा से केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो एक बार और x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे बचेगा केवल 2 और e की पावर 2x, ये आ जाएगा पहला पार्ट। नाउ +8, इधर देखो, इधर क्या करना होगा, डी स्क्वायर की जगह पर -a² पुट करेंगे, और a यहां पर 2 है, यानी कि डी स्क्वायर की जगह पर -4 आ जाएगा, -4 +4 पहले से ही था, -4d और sin 2x, ये आएगा प्लस। अब देखो इधर ध्यान से, ये जो 1 - d का होल स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो नीचे तो 4 बच रहा है, तो 8/4, और इसको आप लेके चले गए ऊपर, 1 - d/2 की होल पावर -2, और बाहर लिखा एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें तीसरा वाला फोर्थ वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1 - x की होल पावर -2। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, देखो यहां पर तो कट गया 4 से 4, तो यहां पर माइनस का 4d बचेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले चलता हूं, देखिए जरा ध्यान से। तो हमारे पास पी आई इक्वल टू 8 है, पहले तो पी आई इज इक्वल टू 8, और 8 के बाद क्या बच रहा है, हाँ 8, ये तो कंप्लीट हो चुका, तो यहां पर 2 से 8 को काट दीजिए 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4x² e की पावर 2x, 4x² e की पावर 2x आ गया, कहां से, ये यहां से, प्लस देखो यहां पर देखो जरा ध्यान से, +8/-4d बच रहा है, +8/-4d, और sin 2x है शायद यहां पर, sin 2x, ठीक। उसके बाद प्लस, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, +2 टाइम्स, और इसको ओपन करते हैं जरा, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, 1 - d की होल पावर -2, 1 - d/2 की होल पावर -1/2। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर,
1 माइनस डी की d/2 की होल पावर -2 और एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहां पर लगाएंगे इसमें माध्यम। अब जरा यहां पर देखो पी आई इक्वल टू, पहले पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट देखो जरा, 4 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा -2/d sin x sin 2x प्लस, अब यहां पर फॉर्मूला ओपन होगा, देखो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 माइनस एक्स की होल पावर -2, क्या होता था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, यही तो फॉर्मूला है, डैश डैश चलेगा आगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए 1 प्लस 2x, 2x का काम कौन कर रहा है d/2, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है d/2, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब d/2 का स्क्वायर, तो d/2 का, ठीक है ना। अच्छा इसके आगे अगर जाएंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स क्यूब का कोई फायदा नहीं, बाहर एक्स स्क्वायर ही है हमारे पास, बाहर कितना है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो बाहर है एक्स स्क्वायर, बाहर हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो समझ में आ गया, फॉर्मूला लग गया हमारा। अब देखो जरा आगे, यहां 2 से 2 कैंसिल, अब इसको थोड़ा सा आगे अब सॉल्व करते हैं, देखो तो पी आई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ई की पावर 2x ई की पावर 2x -2, अब देखो यहां पर 1/d आ गया, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो -2 टाइम्स sin 2x dx, समझ में आ गया, प्लस 2 बाहर है, अंदर देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूं इस x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब में, तो 1 में करोगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस d के साथ करोगे एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो इसका स्क्वायर करो, तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा d स्क्वायर, नीचे आएगा 4, यानी कि 3/4 d स्क्वायर, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ई की पावर 2x -2, अब देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos 2x, और 2 कहां आएगा डिवाइड में, तो माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस, अब यहां पर 2 है बाहर, ये एक्स स्क्वायर, अब यहां पर आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एक बार, तो कितना मिलेगा 2x मिलेगा, प्लस 3/4, और यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना दो बार, एक बार में 2x आएगा, दो बार में 2 आ जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा 2। अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद पी आई इक्वल टू 4x स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस, देखो यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यह आ गया प्लस का cos 2x प्लस, यहां पर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 जा 4x प्लस, अब यहां पर देखो 2 और मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 अपॉन में 4, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली जो पी आई आया, देखिए पी आई कितना आएगा 4x स्क्वायर ई की पावर x, पी आई इक्वल टू 4x स्क्वायर ई की पावर 2x, 4x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब यहां पर हमारे पास बचा प्लस में 3 प्लस 3, तो अब हमें लिखना है जनरल सॉल्यूशन, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब हमें क्या करना है, सी एफ और पी आई को ऐड करके लिख देना है, सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना है हमारे पास, यहां पर सी एफ है हमारे पास C1 प्लस C2x ई की पावर 2x, तो C1 प्लस C2x
ई की पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस cos 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। देखिए एक्चुअल में हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल के जितने भी केस हैं सभी केस में ज्यादा अंतर नहीं है ना, और किसी भी केस को ले लीजिए सारे क्वेश्चन उसके एक ही जैसे होते हैं, बस वेरिएशन अगर है तो वो कहां पर है, रूट्स कैलकुलेट करने में। और देखो रूट्स कैलकुलेट करने हर तरीके के मैं आपको बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करने, कैसे फॉर्मूला लिखना है। कहने का मतलब ये है अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जितने भी केस हैं एक एक केस को बहुत ध्यान से समझना है, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको कंटिन्यूटी में आपको रिवाइज करते रहना है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप पढ़ाई इसमें रेगुलर करेंगे। तो क्वेश्चन को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और साथ साथ अपने जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, जितने भी फॉर्मूले अभी तक आए हैं अगर आप उन सभी फॉर्मूलों के लिए एक सेपरेट छोटी सी कॉपी बना लें या एक चार्ट पेपर बना लें तो आपको फॉर्मूले रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और ध्यान रहे फॉर्मूले याद तभी होंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।